सो हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज। ठीक है, क्योंकि एवरेज आपने, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने रेशो परसेंटेज कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एवरेज समझ में आएगा। ओके, एवरेज पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा अरिथमेटिक पे काम करेंगे। तो जैसे आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये कुछ टॉपिक पे हम काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कैलकुलेशन पर काम करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हम सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन, इनके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अरिथमेटिक में काफी सारे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, तो SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ोगे तो पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद एक चैप्टर होता है चेन रूल, मिश्र अनुपात, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी। और समय दूरी आएगा तो आपको ट्रेन पढ़ना पड़ेगा, ट्रेन के साथ साथ आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसको पढ़ने के बाद फिर हम, ये हमारा एक पार्ट, एक और चैप्टर होता है मेंसुरेशन, ये हम पढ़ेंगे। 2D 3D दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद टॉपिक आता है आपका एज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं। देन हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसके हम सारे टाइप करेंगे, लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं। देन नंबर सीरीज। ओके, नंबर सीरीज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दोनों है ना, प्रोबेबिलिटी प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ हम करेंगे। ओके, और डेटा सफिशिएंसी आपके पास हो गया। तो बेसिकली ये है, कोई सा कुछ टॉपिक छूट भी गए हो तो वो भी हम इसमें ले लेंगे, है ना। मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि ऑलमोस्ट हम सारे पढ़ेंगे। तो पहले हम ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, और बीच बीच में जैसे रेशो, परसेंटेज, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये दो टॉपिक अच्छे से समझ लिए तो आपका SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये सब चैप्टर्स, पूरे चैप्टर्स इन दोनों से ही जुड़े हुए हैं। तो ये दो बेस हैं मैथ्स के, और इन पे हम सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो ये हमारे टॉपिक अपने आप क्लियर होंगे। ओके, इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है आपका DI और नंबर सीरीज वाला, ये टोटल प्रैक्टिस वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि इन्हीं के क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी में आते हैं, पर पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। ओके, इसके बाद ये वाला पार्ट भी पूरा कैलकुलेशन है। तो आप देखेंगे कि अरिथमेटिक, मोटा मोटा अगर देखें तो अरिथमेटिक में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स देखनी है जो हम सीखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भूल गया, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा इसमें, है ना। और भी कोई टॉपिक छूट गया हो, सारे पढ़ेंगे, कुछ न भी मैंने लिखा है, और अगर सिलेबस में है तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। अब ये बात करें कि आपका पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, है ना, आपकी स्ट्रेटेजी अभी से क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग फ्रेशर होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बताओ कितने लोग फर्स्ट टाइम बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताओ। फर्स्ट टाइम बैंकिंग का एग्जाम कितने लोग देने जा रहे हैं, जल्दी बताइए। और यह भी बताओ कि जिन्होंने पहले दे दिया है। बिल्कुल, एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, भले हमें टाइम डबल करना पड़े, बाकी हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे एग्जाम के पहले। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं मेंशन किया है, वो भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल, ओके, फर्स्ट टाइम, आकांक्षा, फ्रेशर, मनोज, ठीक है, ओके, ठीक है, गो अहेड। मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट, और ये भी बताना जिन्होंने पहले दिया है या प्री निकाला है, ऐसे भी कोई बच्चे हैं क्या। ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम है, ओके, ओके, ठीक है, RRB फर्स्ट टाइम है, फाइन। ओके, अभी तक बिना एग्जाम की तैयारी दी है, ठीक है, एग्जाम दिया है मतलब बिना तैयारी के। ओके, फर्स्ट टाइम, मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल, ठीक है।
ओके, LIC प्री निकला है पूजा, गुड, फर्स्ट टाइम, चलो फाइन, ठीक है। देखो आपके पास अभी 2 सब्जेक्ट मेन है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब हमारे सामने देखो मेन टास्क क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। वैसे अगर हम और पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है ना, पर अब हम केवल इस बात को लेकर बैठे रह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर कि अगर आपके दिमाग में यह आता है कि काश हम पहले शुरू कर देते, तो अब ये बात मत सोचो, क्योंकि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो टाइम गया, ठीक है। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में, अगस्त और सितंबर में, ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 से 2 महीना है, 1.5 to 2 मंथ्स है, इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको अपनी सारी चीजें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बोलता हूं कि सारी प्रकार की जो सुख सुविधाएं, भोग विलास और जिन भी चीजों में डूबे हुए हो सबसे निकल जाओ, अगर सिलेक्शन लेना है तो, है ना, सन्यासी बन जाओ, और केवल आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो है आपका एग्जाम, ठीक है। 2 महीने मोबाइल अगर कम चलाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं चलाओगे, कुछ नहीं होगा, पर करियर अगर बन गया तो लाइफ टाइम फिर आपको ऐश करने हैं, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। तो पहली चीज आज से आपको क्या करनी है कि आप ये देखो कि आप किन किन चीजों में टाइम वेस्ट करते हो, क्या क्या आपका ऐसा रूटीन है जो आप बस टाइम पास कर रहे हो, वो चीज आज से आपको छोड़नी पड़ेगी। मेरी बातें उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रियल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिन्होंने बस फॉर्म भर दिया है और ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है कि हमारी किस्मत में होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बैठे रहो, फिर किस्मत के नाम से होना होगा तो हो जाएगा। पर मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो वाकई बहुत नीडी हैं, जिन्हें हर हाल में निकालना है और जो वाकई बहुत मेहनत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज से आप एक काम ये करोगे कि जिन चीजों में टाइम वेस्ट करते हो उन चीजों को छोड़ोगे, एटलीस्ट नहीं ज्यादा टाइम तक, तो ये मान लो कि एग्जाम तक तो आप उन चीजों से दूरी बना लो, है ना। मोबाइल चलाना कम कर दो, चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, टीवी देखो, यूट्यूब चलाओ, सारी चीजें करो, पर उतना जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट, कि ठीक है आपने 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली, चलो यार आधे घंटे, 15-20 मिनट, आधे घंटे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, दैट इज फाइन। बट 4-5 घंटे मोबाइल चला लिया और आधे घंटे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो आज से अपना एक स्ट्रिक्टली रूटीन बनाओ कि आप क्या वाकई में कितना फॉलो कर सकते हो। अब एक बात मेरी सुनो, वैसे आपका एवरेज टाइम अब डिपेंड करता है, देखो अगर जो एकदम फ्री है और नेक्स्ट 2 मंथ्स पूरा डेडिकेट करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा दे दो तो और अच्छी बात है, पर 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई जॉब में है तो जॉब में भी आप हो, फिर भी आप मान के चलो कि आपको 4 to 6 आवर्स निकालने होंगे, एटलीस्ट 4 आवर्स तो आपको निकालने होंगे, और ज्यादा निकालोगे अच्छी बात है। अब जैसे ही मैंने 8 से 10 घंटे लिखा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भी बच्चे पढ़ रहे हैं और इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब आप क्या करते हो, अब आप में से कई बच्चे अभी 1 या 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, ओके। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शेड्यूल धीरे धीरे बनाना है। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं कि कल से सुबह 6 बजे उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, नहीं कर पाओगे। रूटीन धीरे धीरे बनाओ। जैसे मान लो अभी आप 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आज से टारगेट बनाओ कि आज से आपको 4 से 5 घंटे का स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। अभी आप इस हफ्ते, इस वीक, आने वाले 4-5 दिन में आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ो। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी सिटिंग बनाओ, 4-5 घंटे एक जगह पे बैठना सीखो, है ना। अभी क्या होता है 2 घंटे बैठे नहीं कि मन नहीं लगता, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अभी अपने आप को आने वाले 4-5 दिन में 4 to 5 आवर्स सिटिंग के लायक अपने आप को बनाओ, ठीक है। उसके बाद हर 2-3 दिन में अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो। 2-3 दिन बाद आप इसको क्या कर दो, 6 घंटे कर दो, 6 आवर्स पढ़ना शुरू कर दो। उसके 2-3 दिन बाद क्या कर दो, 7 आवर्स कर दो। उसके 2-3 दिन बाद क्या कर दो, 8 आवर्स। अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अचानक कोई चीज नहीं बदलना है, समझ में आ रही बात। अचानक आप कल से अगर सोचोगे कि बस कल से हम 10-15 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, तो आप बस कल ही पढ़ पाओगे, परसों भी नहीं आएगा, है ना। डे आफ्टर टुमारो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। सो स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से चलो। 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, पहले अपने आप को 3-4 घंटे पे सेट करो, और 2-3 दिन में 1-1 घंटे बढ़ाते जाओ, और बाकी चीजें जहां टाइम वेस्ट कर रहे हो उनको बंद करते जाओ। मानोगे ये वाली बात या नहीं मानोगे, ये बताओ मुझे, ठीक है।
इस चीज को आप इंप्लीमेंट करें। सीरियस एग्जाम्स, सीरियस अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ओके, तो एक चीज तो आप ये चेंज करोगे, फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में यह है कि रीजनिंग का सिलेबस मैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है ना, रीजनिंग कम है। तो रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग आपको एक चीज देखना कि आपने अगर रीजनिंग में बस एक बार पॉइंट पकड़ लिया, जैसे रीजनिंग आप एक बार समझ जाओगे, तो आपको रीजनिंग में अभी जरूरत है ज्यादा से, वैसे तो दोनों चैप्टर्स ही, दोनों सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखना। दोनों कौन से चैप्टर्स हैं? मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब कई बच्चे मेंस का टेंशन लेंगे कि सर इंग्लिश का क्या करें, करंट अफेयर्स का क्या करें, कंप्यूटर का क्या करें, इकोनॉमिक्स का क्या करें, इन सब का क्या करना है ना, हिंदी का क्या करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर प्री ही ना निकला तो अभी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे? देखो, वैसे ही हम फ्रेशर हैं, अभी तक हमने एग्जाम दिया नहीं, और अब हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लें। इम्पॉसिबल नहीं है, पर पॉसिबल करने के लिए सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, है ना। आप सोच रहे हो कि मैं मैथ्स भी पढ़ लूं, रीजनिंग भी पढ़ लूं, इंग्लिश भी पढ़ लूं, करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट दिन भर में पढ़ूं। पता चल रहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा ही नहीं कर पा रहे, आपका कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है प्री। प्री ही नहीं निकला तो क्या कर लोगे इंग्लिश का और हिंदी का? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए मेरी इस बात को मानो कि पहले आपका 80%, अगर आप वाकई में इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना चाहते हो तो आपका 80% फोकस होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पे। ओके, इसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि हां मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे काम कर सकता हूं। करंट अफेयर्स का आप अभी टेंशन मत लो, करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता मत करो, वो 1 महीने में आराम से हो जाएगा। बस कुछ आदतें बनानी है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। करंट अफेयर्स की चिंता मत करो। कंप्यूटर, अभी इसको भी आप इग्नोर करो। आप अभी काम करना चाहते हो तो इंग्लिश या हिंदी पे थोड़ा थोड़ा कर दो, और इसके अलावा ये हमने क्या लिखा था, इकोनॉमिक्स, इसको भी अभी आप छोड़ो। ठीक है, आज से आपको एक आदत बनाना है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। ठीक है, डेली आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम देना है, ये एक बहुत कॉमन चीज है, हर स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, जिसमें पढ़ना है पढ़ो, पर डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। ठीक है, और न्यूज़पेपर में भी कौन सी चीजें पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ना। न्यूज़पेपर 12-15 पेजेस का होता है, हमें पूरे पेजेस नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो पेज हैं, जैसे फर्स्ट पेज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस पे टॉप न्यूज होती है। इसके बाद एक 4th नंबर का पेज होता है जिसपे आर्टिकल्स आते हैं, जिसको इंग्लिश में एडिटोरियल बोलते हैं और हिंदी में समसामयिकी या संपादकीय बोलते हैं, है ना, वो पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो एक स्पोर्ट्स का पेज होता है और एक इंटरनेशनल का पेज होता है। तो बस गिनती के 4-5 पेपर होते हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो आधे घंटे आपको पेपर पढ़ने में लगेगा। बेनिफिट क्या है कि अगर आपने आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, आपका मेंस लेवल का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, बिना कुछ करे। तो अभी करंट अफेयर्स का, बाकी चीजों का टेंशन मत लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाओ। ठीक है, और ये मैं आपको अभी इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूं। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। फिलहाल हर चीज टू द पॉइंट काम करना है। देखो, बात समझो, टू द पॉइंट काम करेंगे, जो चीज जितनी जरूरी है उतना समय देंगे तो सही रहेगा। थोड़ा सा भी, मतलब आप किसी स्थिति पे हो, आपने देखा होगा कि ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और बीच में एक पतली सी रस्सी बंधी है और आप अभी यहां खड़े हो। ओके, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहां हो, ये आईबीपीएस का एग्जाम है, यहां तक आपको पहुंचना है और आप फ्रेशर हो, आपको अभी कुछ नहीं आता, है ना। आप पहली बार रस्सी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो गिरोगे भी, थोड़ा गड़बड़ भी होगा। अब अगर सही बैलेंस बना के चलोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। अगर आपने सोचा कि नहीं मैं इस तरफ ज्यादा वजन दे देता हूं, गिरोगे, इस तरफ ज्यादा वजन दिया तो भी गिरना तय है। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। यहां तक पहुंचने के लिए फोकस जरूरी है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा यहां पे ध्यान रखने वाली है। क्लियर है? तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाओ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर हम थोड़ा सा इंग्लिश के लिए टाइम निकाल सकते हैं या हिंदी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो आप
अराउंड अभी शुरुआत में, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी 8-10 दिन तो कुछ भी मत करना इंग्लिश और हिंदी पे काम, बट उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हम मैनेज कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग हमसे बन जाएगा, हम मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी अभी से शुरू कर सकते हैं, तो इंग्लिश हिंदी के लिए कुछ नहीं करो, इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट है। ग्रामर ये सब चीजें बाद में आती है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज्यादा बेनिफिट दिलाएगी। कैसे करना है, न्यूज़पेपर आपने उठाया, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, आधा पेज, जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़ो, डिक्शनरी के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, है ना। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको आप ट्रांसलेट करोगे, उसको आप पूरा समझोगे हिंदी में, जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आप जिस लैंग्वेज में भी चाहते हो, आपको पूरा एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि हां इस क्वेश्चन में या इस लाइन में वो क्या बोलना चाहता है। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश रातों रात इंप्रूव नहीं होती कि बस आज से आपको कोई टीचर पढ़ाएगा और 10 दिन में आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। कोई अगर ऐसा दावा करता है बिल्कुल गलत है। जैसे YouTube पे बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं कि बस 10 दिन के अंदर, ये 15 दिन के अंदर, कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकलिटी समझो, इतना आसान होता है 10-15 दिन में कोई चीज सीखना, तो हर कोई सिलेक्शन ले लेता है ना। हर चीज को समय लगता है, एक उसका जो समय है। इंग्लिश पर आप थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करोगे तो 20-25 दिन में वो दिमाग में बैठना शुरू होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा इस पे काम करना शुरू कर दो, रीडिंग स्टार्ट कर दो। अब देखो कैसे मैनेज करोगे, थोड़ी देर मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है, मैथ्स पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार चलो कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, न्यूज़पेपर उठा लिया, रिफ्रेशमेंट भी हो गया, न्यूज़पेपर भी पढ़ना हो गया। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग में कुछ भी पजल्स, कुछ भी प्रैक्टिस कर ली। जब ये हो गया, आप थोड़ा बोर होने लगा, चलो थोड़ी देर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली पढ़ना है ना। कई लोग सोच रहे थे मैं बोलूंगा मोबाइल चलाना है, मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल तो चलाना ही नहीं है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट स्विच करते रहो, सब चीजों का बैलेंस बनाओ, आपको बहुत मजा आएगा। द हिंदू बहुत अच्छा पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है। बेस्ट ज्यादातर जो हम प्रिफर करते हैं वो द हिंदू है, क्योंकि इसके आर्टिकल्स बैंकिंग में जो इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं उनसे मैच करता है, उनकी लैंग्वेज काफी मैच करती है। तो द हिंदू अच्छा है। आजकल एप्स अवेलेबल है, इंटरनेट पर सब कुछ है, तो आप पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप छोटी जगह से हो, वहां न्यूज़पेपर नहीं आता, तो चिंता नहीं करनी है, ऐप मिल जाएगी आपको, आराम से आप इंटरनेट पर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, वेबसाइट ओपन कर लो, सारी चीजें अवेलेबल है ना। इतने आप समझदार हैं। तो इन चीजों का बैलेंस बनाओ। मैथ्स पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है अभी आप डिसाइड करो, 1 हफ्ते बाद में बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है। अभी तो आप बस शुरू करो, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना आपका कंफर्टेबल बन रहा है करो, और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते चलो। क्लियर है? ओके ओके भाई, ठीक है। कितना टाइम सफिशिएंट है? अभी कोई टाइम की मैं बात नहीं करूंगा, अभी तो आप अपने हिसाब से काम करो, 1 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, है ना। हिंदी जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं, हिंदी में भी आप क्या करोगे, थोड़ा 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 पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ग्रामर, हिंदी में आपको क्या करना पड़ेगा, व्याकरण, ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट, जस्ट एक माइंड को कुछ चेंज मिल जाए, पढ़ना शुरू कर दो। आधा 1 घंटे पढ़ लो, ऑल्टरनेट पढ़ लो, एक दिन छोड़कर पढ़ लो, कुछ भी करो, बस एक टच में रहो। बाकी बहुत ज्यादा इस पे फोकस मत करो। मेन मैंने क्या कहा कि आपका 80, बल्कि मैं कहूंगा 90% फोकस किस पे होना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग पे। ये मैथ्स और रीजनिंग प्री क्लियर कराएंगे, और मैथ्स और रीजनिंग ही आपको मेंस भी क्लियर कराएंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश में सबके मार्क्स अच्छे नहीं आते, है ना। कंपटीशन रियल में आपका कहां है, मैथ्स और रीजनिंग में। मेंस में भी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स आपके मैथ्स और रीजनिंग ही करेंगे। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सबसे बन जाते हैं, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सबसे बन जाता है, कंप्यूटर इजी आता है, सब कर लेते हैं। कंपटीशन इन सब्जेक्ट्स में नहीं है, कंपटीशन केवल 3 सब्जेक्ट में है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी। तो मेंस में भी तो आपको यही काम आएगा, समझ रहे हो बात। तो हमें फोकस करना है किस पे, मैथ्स और रीजनिंग पे, है ना। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो रीजनिंग में सर आपको पढ़ाएंगे, आपको प्री प्लस मेंस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, पीओ लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, क्लरिकल असिस्टेंट लेवल की ऑटोमेटिक आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। बुक्स पे मैं आ रहा हूं, बुक्स के बारे में मैं बता रहा हूं। इतनी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है,
ओके रोज रोज हम बात नहीं करेंगे ना, रोज रोज फिर आपको पता है मेरी आदत में सिर्फ टॉपिक पे चलता हूं। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट डे है, फिर बस एक बार टॉपिक स्टार्ट हुआ तो फिर इन चीजों पे हम टाइमली बात करेंगे, वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब सुनो आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, बुक्स के बारे में जो आप पूछ रहे हो मैं आपको बताता हूं कि आप बुक्स मत परचेस करो। ठीक है, आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है, और बुक अच्छी या बुरी नहीं होती है ना। बुक्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, बुक्स केवल प्रैक्टिस के लिए होती हैं। ओके, और कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस करो, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुक बेकार है और ये अच्छी है, सारी बुक्स अच्छी है, क्योंकि बुक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका वो लगाना है जो आप क्लास में सीखोगे, है ना। बुक्स की जो मेथड्स होती हैं जनरली वो लॉन्ग मेथड होती हैं और उनसे हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आप कोई भी बुक परचेस कर लो, आपके आसपास जो बुक मिल रही है ले लो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए अगर कोई सी है तो वो है 2 चीजें। पहला, प्रीवियस पेपर्स। अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो आप प्रीवियस पेपर्स की बुक खरीदो और मॉक टेस्ट खरीदो। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी फुल लेंथ 15+ मॉक टेस्ट हमने आपको देने का वादा किया है, वो तो हम देंगे, पर इसके अलावा और भी करीबन मार्केट में करीबन 6-7 अच्छे और प्लेयर्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। किसी का भी ले लो, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, किसी का भी ले लो आप। ठीक है, तो 15 तो हम देंगे, उसके अलावा आप अगर इसके अलावा आप चाहते हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम और लेना चाहते हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। किसी बुक से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन पेपर्स लगाने से होगा, मॉक टेस्ट लगाने से होगा। तो जितने मॉक्स लगाओगे, जितने पेपर्स लगाओगे, वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट तो यहां, क्योंकि देखो हर टॉपिक के लिए आपको प्रैक्टिस शीट तो हम ही देने वाले हैं, तो आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। पहले तो आपको, जैसे मैथ्स में मैं आपको बताऊं, सपोज हम एवरेज पढ़ रहे हैं, तो एवरेज में मैं आपको सारे टाइप्स पढ़ा दूंगा, एकदम बेसिक से 0 लेवल से इंपॉर्टेंट सारे टाइप्स में करा दूंगा। फिर एवरेज की आपको मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। ठीक है, सो अराउंड 100-150 क्वेश्चंस हर चैप्टर में होना ही है, और इतने क्वेश्चंस काफी हैं। अब आपको क्या करना है, पेपर्स में एवरेज के कौन से क्वेश्चंस आए, पेपर में प्रोबेबिलिटी से क्या आया, पेपर में डीआई से क्या आया, वो लगाना है। समझ गए बात। तो इसलिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करो और आराम से मिल जाएंगी बुक्स आपको, नेट पे आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, ये सॉल्व करो। ठीक है, क्लर्क का एग्जाम बहुत इजी आता है, आप पेपर्स देखना, आपको लगेगा कि वाकई में हम अच्छी मेहनत करेंगे तो निकाल लेंगे, है ना। क्लर्क बहुत इजी आता है, और जो ऑफिसर है वो थोड़ा सा टफ, या उसको हम बोलें कि मॉडरेट लेवल उसका होता है। ठीक है, तो हम ऑफिसर लेवल का पढ़ेंगे तो क्लरिकल आराम से आपका क्लियर होगा। ठीक है, ओके है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। तो प्रैक्टिस शीट आपको कब मिलेगी, चैप्टर एंड होने के बाद, है ना। और भी हम कोशिश करेंगे सारी चीजें आपको देने की, पर जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको आज की क्लास के नोट्स मिल जाएंगे हमेशा ऐप पर, सब चीजें आपको ऐप पर ही मिलेंगी, और आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। और प्रैक्टिस शीट में हमने एक अलग चीज करी है, जनरली सब लोग केवल प्रैक्टिस शीट दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन उनके लॉन्ग मेथड से देते हैं, हम आपको हर प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन देंगे। समझ रहे हो बात। जितने, सपोज मैंने आपको एवरेज की 70, 80, 100 क्वेश्चंस की शीट दी, आपको 2-3 दिनों बाद ही उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि क्वेश्चंस कैसे करें, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। कंटेंट हम इतना दे देंगे कि आपके ऊपर है कितना पढ़ सकते हो, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस आपको दे दिया और आप करो, पूरी चीजें आपको बताएंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, हर चीज देंगे। मेहनत आपको करनी है ना। मैं बिल्कुल आपको हवा में नहीं रखूंगा, धोखे में नहीं रखूंगा, बाकी लोगों तरह नहीं कि बस आपने ज्वाइन कर लिया अब आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल मैं आपको अंधविश्वास में नहीं रखूंगा। आप मेहनत करोगे, हम तो हमारी तरफ से मेहनत करेंगे, है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता। पर अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो सिलेक्शन की गारंटी फिर 200% है। पर मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, मेहनत भी 2 तरफा होगी तो सिलेक्शन होगा। मेरे अकेले के
रीजनिंग वाले सर से या किसी और फैकल्टी की मेहनत से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेपर आपको देना है। मुझे एग्जाम देना होता तो मैं कब का एग्जाम आपकी जगह देने चले जाता और सिलेक्शन लेके आपको दे देता, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज मैं आपकी जगह मैं एग्जाम देने चले जाता। ठीक है, हाँ ओके है। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि अभी कैसे स्टडी करना है। तो पहले स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी, इन चीजों में अभी नहीं उलझना है। पहले बैठने की तो आदत बनाओ। 4-5 घंटे बैठ नहीं पा रहे हो और वीडियोस दुनिया भर के देख रहे हो कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर कैसे निकालें, तो ऐसे नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से चलो, सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। किस्मत के भरोसे मत बैठना। यस, और जो रिसेंट में पिछले 2-3 सालों में जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो तो क्लास में होंगे ही, है ना, उसकी चिंता मत करना। जो पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चंस आ गए हैं एग्जाम में, वो आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करवाएंगे, उसकी चिंता मत करना। ओके है, तो एक बार जल्दी से लिख दो कि यस वी आर रेडी, वी आर विनर्स। एक बार लिख दो जल्दी से सब लोग, वी आर विनर्स। और उसके बाद फिर हम लोग एवरेज की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन के बारे में शौमिक में बताने वाला हूं। अबाउट कैलकुलेशन आई एक्सप्लेन। ठीक है, आधा घंटा हमने इसमें लगा दिया है। ओके, डाउट का मैं बताता हूं भाई, देखो ओके, वेरी गुड। ब्रजमोहन, बी आर नहीं लिखना है, वी आर। चलो ओके, ग्रेट। चलिए भाई, ठीक है। तो श्री गणेश करते हैं अब अपने मैथ्स का। बाकी मोटिवेशन आपको बीच बीच में मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा, टिप्स मिलती रहेंगी, सारी चीजें मिलती रहेंगी। फॉलो आपको करना है, कितना स्पीड में करते हो, कितना इंप्लीमेंट करते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ओके, चलो देखो, थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में कुछ टिप्स और दे देता हूं। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? कैलकुलेशन के लिए 3 चीजें करनी है। पहला तो पहाड़े, है ना। आपको जरूर बच्चों जैसा लगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मान के देख लो, आप हफ्ते 10 दिन करके देख लो, नहीं इंप्रूवमेंट लगे तो फिर मुझे बताना, है ना। तो पहाड़े आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 to 30, और 30 तक ना कर पाओ तो 25 तक तो कर ही लेना, ठीक है। इसके बाद आपको वर्ग मतलब स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, और स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 to 40। और तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए घन मतलब क्यूब, और क्यूब आपको याद होना चाहिए 1 to 20। इसके अलावा पूरे मैथ्स में मैं आपको कभी भी कुछ याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। समझ गए बात? इतना करना ही पड़ेगा। और अगर आप कर लोगे तो बात मानो, आपके कैलकुलेशन में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जो लोग फास्ट आंसर देते हैं ना, उनका कैलकुलेशन फास्ट होने के पीछे रीजन ये है कि उन्हें ये सब चीजें याद होती हैं, तो वो देखते से क्वेश्चंस को बता देते कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 25 और 26 का मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। पेन नहीं उठाना है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको स्क्वायर्स क्यूब्स याद हैं, तो आप तुरंत इसका आंसर क्या करोगे? 25 और 26 आप बोलोगे सर ये 650 होता है, 650 होता है। पेन नहीं उठाया, मैंने क्वेश्चन कोई पहले से प्लान नहीं करा कि मुझे आपको ये बताना है, जस्ट इनको देखकर मुझे याद आया। अब मैंने कैसे किया? तो मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने 26 को लिखा 25 into 1, ओके, 25 into 1। तो मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 25 + 1, ठीक है। मैंने इसको क्या लिखा? 25 + 1। मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। एक बार 25 और जोड़ना है, तो 25 into 25 क्या होता है? 625। एक बार 25 और जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया? 650 आ गया। समझ गए बात? तो अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, चीजें अच्छे से याद होंगी, तो आपको देखते से आंसर आएगा कि हां इसका आंसर क्या होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर
आपको और बड़े स्क्वायर से याद है। अब जैसे मैं कहूं कि भाई चलो बताओ 45 और 46 का स्क्वायर क्या होगा, अब आपकी गाड़ी रुक जाएगी क्योंकि आपको 45 का स्क्वायर याद नहीं है। अब अगर आपको याद है कि हाँ 45 का स्क्वायर होता है 2025, उसमें एक बार 45 और जोड़ना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2070 हो गया। समझ गए बात। तो चीजें मन ही मन में होंगी और हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। स्कूल में आपने जो तरीके सीखे हैं, जिस तरीके से स्कूल में करा है, वो तरीके यहां काम नहीं आएंगे, टेक्निक्स बदलनी पड़ेंगी, इस बात को याद रखना। क्लियर है? चलो, तो ये चीजें आप करो। और अगेन इनमें भी वही बात है कि एकदम से नहीं कि आज बस पहाड़े याद कर लिए और 2-3 दिन में कर लिया तो याद हो गया है। रोज देखते जाना है। अपने रूम में अपने स्टडी टेबल के सामने एक बड़ा सा, मैं आपको इनका एक चार्ट की पीडीएफ आपको दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा लेना और उसको देखते रहो। बस दिन में 2-3 बार देख लो, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है? मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो कल मुझे याद दिलाना। मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, सारा कंटेंट, सारी पीडीएफ, क्विज, टेस्ट, आपको सब कुछ ऐप में मिलेंगे। धीरे धीरे आपको चीजें सब समझ में आने लगेंगी। ठीक है? और लास्ट में मुझे आप याद दिला देना ऐप में क्या क्या चीजें आपको कहां कहां पे मिलेंगी, लास्ट में मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है? चलिए भाई, अब शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर, एवरेज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। और यह भी बहुत ट्रिकी चैप्टर है और मैं गारंटी लेता हूं कि आपने एवरेज कई बार पढ़ा होगा, पर जिस तरीके से आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा शायद आपने एवरेज को इस तरीके से नहीं देखा होगा कि एवरेज में ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो देखो, एवरेज मतलब हम क्या समझते हैं, बात सुनना, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं फिर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एवरेज मतलब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे बताइए 22, 23, 24, 25 और 26 का एवरेज क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22, 23, 24, 25, 26 का एवरेज क्या होगा तो क्या करोगे। अब हमने क्या सीखा है बचपन से कि सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे 6 + 5 + 4 + 3 + 2 सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ने पर आएगा 120, 120। फिर नंबर्स कितने हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज कितना आया, 24। हिंदी में हमने पढ़ा था समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यही फॉर्मूला याद किया था। ठीक है? तो अब ध्यान रखना कि आज के बाद ऐसे मत करना। एवरेज का मैं आपको एक नया मीनिंग बता रहा हूं, इसको सुनना। औसत या एवरेज का हमेशा मतलब होता है मध्यमान। ठीक है? और इंग्लिश में इसको हम कहें तो मिड वैल्यू। ठीक है? लेकिन अगर कुछ नंबर्स एक सीक्वेंस में हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं, तो हमेशा जो मिड नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? जो मिड नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। देखो 22, 23, 24, 25, 26 एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर ये सीक्वेंस में चल रहे हैं तो मिड नंबर क्या है, 24, यही आपका एवरेज है। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा भाई 2, 4, 6, 8 और 10 का एवरेज बताओ, सोचना ही नहीं है, आंसर क्या आएगा, 6, क्योंकि सारे नंबर्स एक सीरीज में चल रहे हैं, उन सब में एक कॉमन डिफरेंस है। समझ आई बात इतनी? तो मिड वैल्यू उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, एवरेज या औसत। और इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, है ना। मैंने कहा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 35 तक। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, बिना पेन उठाए आप बता दोगे कि सर इसका एवरेज होगा 20, बिकॉज 20 एकदम मिड में आ रहा है, एकदम बीच में आ रहा है, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। नहीं तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपको दे दिया 10, 12, फिर इसके बाद 18 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 29 आ गया, और अब आपसे पूछें इसका एवरेज बताओ, तो आप अभी भी क्या बोलोगे, 18, क्योंकि हमारे सर ने क्या कहा था कि बीच वाले नंबर को बेटा तुम तो एवरेज लगा देना, है ना। तो अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां कोई सीक्वेंस ही नहीं है। यहां 2 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर वापस 5 का, फिर 6 का, कुछ भी हो रहा है, तो यहां ये ट्रिक नहीं लगेगी। समझ रहे हो बात? तो अगर नंबर्स एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हमेशा मिड वैल्यू क्या होगा, एवरेज होगा। इतनी बात समझ गए? अब सुनो फिर आगे इसके। अगर
इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए 2, 4, 6, 8 और 10 का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 6। पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, बीच में कुछ नंबर ही ना आए तो क्या करेंगे। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने तो आपसे बोल दिया है कि एवरेज मतलब मिड वैल्यू। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों के, इन चारों नंबर्स के मिड में तो कुछ आता नहीं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 6 और 4। 6 और 4 के बीच में भी क्या आता है, 5। तो इनका एवरेज क्या कहलाएगा, 5। चेक कर लो, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 4। एवरेज क्या आया, 5 आया। समझे बात को। तो अब और आगे देखो, और एग्जांपल बताता हूं। मान लो हमारे पास है 22, देन 24, देन 26, देन 28, देन 30 और 32। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एवरेज क्या होगा, तो आपने देखा 3 नंबर्स इधर हो गए, 3 नंबर्स इधर हो गए, बीच में तो कुछ है नहीं। तो बीच में कैसे कुछ नहीं है, 27 है ना, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। 27 लाने का एक तरीका तो है लॉजिक, आप ऐसे ही सोच लो कि हाँ भाई बीच में जस्ट 27 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़कर आधा कर सकते हो। फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके हाफ कर दो, तो 32 + 22 कितना होता है, जैसे आप इससे समझो, 8 + 2 कितना होता है, 10। 10 का हाफ क्या हो गया, 5। ऐसे कर लो। थर्ड तरीका क्या होता है कि आप मिड जो नंबर्स हैं उन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो। कैसे, 6 + 4 कितना होता है, 10। 10 का हाफ 5। 28 + 26 कितना होता है, 54। और 54 का हाफ क्या होता है, 27। तो या तो आप लॉजिक लगा लो, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस करके हाफ कर दो, या मिड वाले दोनों नंबर्स को प्लस करके हाफ कर दो, आपको हमेशा एवरेज ही मिलेगा। समझ में आ रही है इतनी बात सभी को, क्लियर है। अब आगे सुनो, अगर अब मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में, थोड़ी देर के लिए मैं 35 हटा दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इसका एवरेज बताना है। तो अब आप ये देखोगे कि भाई बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है ना, ठीक बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है, तो 15 और 20 के बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है 17.5, 17.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे, नहीं बन रहा है तो आप देखो 30 + 5 35, 35 का हाफ क्या होता है, 17.5। 15 + 20 भी 35 और 35 का हाफ क्या होता है, 17.5। क्लियर है, इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हो, अगर नंबर एक सीक्वेंस में है या एक सीरीज में है। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें और क्या चीज हम बात कर सकते हैं उसको सुनना। मुझे एक और चीज बताओ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 और 50, 55। ठीक है, मुझे इन सब का टोटल बताइए, जल्दी से मुझे बताओ इनका टोटल क्या आएगा। सम है ना, योग बताना है इनका, इनका योग क्या होगा, सम क्या होगा, टोटल क्या होगा। जल्दी से सब लोग मुझे इसका आंसर बताओ, बिना पेन चलाए। पेन नहीं चलाना, मुर्गा बना दूंगा मैं अगर किसी ने पेन चलाया तो। हाँ शौमिक, लास्ट वाली मेथड जो मैंने बताई, मिड वाले दोनों नंबर्स का सम एंड हाफ, एकदम बीचों बीच जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं उनको जोड़कर आधा करना है। बताओ भाई, जल्दी बोलो। ओके आकांक्षा, टेंशन मत लो, 2 बार आ रहा है, होने दो, अच्छी बात है। बताइए भाई जल्दी। एवरेज नहीं पूछा है मैंने आपसे पूछा है इनका टोटल, लिखा है मैंने इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तनु, कविता और तृप्ति, रिया, पुष्पा, क्या कर रहे हो आप लोग?
आपसे क्या पूछा है? टोटल, एवरेज नहीं पूछा है। मुझे पता था आप लोग एवरेज बताओगे। ठीक है, पेन नहीं चलाना है ना, पहले ही मैंने कहा है, जल्दी से प्लस करो, यही तो कैलकुलेशन है। और आदत बनाओ कि पेन न चलाएं हम, धीरे धीरे पेन चलाना कम करना शुरू कर दो। बात मानो मेरी, आदतें आज से बदलोगे तब जाके 2 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा। आप सोचोगे कि हम पेन चलाना बंद न करें या कुछ दिन बाद करेंगे, जब करोगे उसके 1 महीने बाद उसका इंप्रूवमेंट होगा, रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आज से शुरू करो, अभी टाइम लगेगा, 15 दिन बाद आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखो, यहां पर मैंने आपसे पूछा था इनका योग, तो इनका योग कैसे करेंगे? सबको बस जोड़ना है हमें। तो 5 + 10 15, 15 और 15 30, 30 + 20 50, 50 + 25 हो गया 75, + 30 105, 140, 180, 225, 275 और 330। इनका टोटल कितना आया? सभी का 330 आया। विदिन 6-7 सेकेंड्स में आपने इसको कर लिया, अगर दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, तो इसको जो मैंने आपको किया, इसको कहा जाता है हार्ड वर्क। जिस तरीके से मैंने टोटल किया, इसको इंग्लिश में विद्वानों ने क्या नाम दिया है? हार्ड वर्क दिया है ना। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं? इसमें स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क किस चिड़िया का नाम है वो सुनो। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे इसका एवरेज निकालने के लिए कोई कहता ना, तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि मैं देखता टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने नंबर्स हैं? 11 नंबर्स हैं। और इनका एवरेज क्या आ रहा है? जस्ट मिड में क्या आ रहा है? 30। तो मैं 30 से मल्टीप्लाई करके बोल देता कि इनका टोटल 330 आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में होता है कि सभी अंकों का योग बटे में जितने भी नंबर्स हैं वो करने से हमें क्या मिलता है? औसत मिलता है। यही डेफिनेशन है ना। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सम अपॉन में टोटल नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज। ओके, तो हमने यहां पे क्या लॉजिक लगाया? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एवरेज और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो योग ही तो मिलेगा। एवरेज और नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सम ही तो मिलेगा। यस आकांक्षा, आया समझ में? ठीक है, तो हमने देखा टोटल नंबर्स हैं 11 और इनका एवरेज है 30। टोटल आ गया कितना? 330। क्लियर है भाई? अब अगर मैं आपसे कहूं, इसी चीज में आपसे मैं एक और बात पूछूं, अब तो आप खैर तुरंत बता दोगे। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे 2 4 6 8 10 12 14, ओके, और 16 ले लो। चलो, इनका मुझे बताओ, इनका टोटल क्या होगा? जल्दी से बताओ, इनका टोटल क्या होगा? इनका योग क्या होगा? जल्दी से आंसर बोल दो अब। ठीक है, हमें चीजों को आसान बनाना सीखना है। मेहनत तो करते ही हैं सब लोग, पर अगर हम कम मेहनत में आंसर लाएं तो हमारे अंदर कोई क्वालिटी है। ठीक है, तो चीजों को आसान बनाना है, इस चीज पे फोकस करो। यस लेखराज, बिल्कुल सही पॉइंट है तुम्हारा। ओके, तो अब आप क्या करोगे? देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर्स हैं? 8 हैं। ओके, और क्योंकि 8 नंबर्स हैं तो बीच में डायरेक्ट कोई मिड वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना। तो आपको पता है कि 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9। इनका एवरेज 9 आ जाएगा, तो इनका सम, इनका योग कितना आ जाएगा? 72। अब समझ गए बात? वेरी गुड। तो बिना टोटल करे हम टोटल निकाल सकते हैं अगर दिमाग का प्रयोग करें तो। ठीक है, राइट, समझ गए बात? तो बहुत, मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा, पर हमने पढ़ी चीजें हैं, पर उसको लॉजिकल कैसे यूज करना है ये हमें नहीं आता। ओके, चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सो ये क्वेश्चन आ गया हमारा और इसकी अब हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए, देखो, आज फर्स्ट डे है, इसलिए आज मैं आपको बहुत भारी भारी या एकदम हाई लेवल आज नहीं बताऊंगा,
थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे कल से, और 2-3 दिन में जब थोड़ा आपको आदत हो जाएगी, थोड़ा सा सब चीजें दिमाग में बैठने लगेगी, तो क्योंकि हाई लेवल तो पढ़ना है, पर पहले ही दिन हो जाएगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा उसमें। इसलिए आज थोड़ा सा अच्छे से समझो और फिर कल से आप देखना और इंप्रूवमेंट होगा, आपको मजा आएगा आपको कल से। और एक चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ कि टफ क्वेश्चंस ज्यादा हमें करना पड़ेंगे, है ना। इजी क्वेश्चंस एग्जाम में, असिस्टेंट में तो चलो इजी आ जाएंगे, बट पीओ में इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो टफ क्वेश्चंस करेंगे तो वो हर जगह आपको काम आएगा। ओके, क्वेश्चन देखा सभी ने। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, वे संख्याएं ज्ञात करें। ओके, बिना पेन उठाए करने लायक क्वेश्चन है। जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अगर वो समझ गए तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करोगे? 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो हमने क्या सीखा भाई, कोई भी 3 नंबर्स रहे होंगे तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये 3 नंबर्स हैं, इनका औसत 48 है ना। इनका एवरेज 48 है, और एवरेज को दूसरे शब्दों में मैंने क्या बोला, एवरेज का हमेशा मतलब होता है मिड वैल्यू। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने आपको बोला है कि बीच में 48 आएगा। एवरेज मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू 48 है, और 48 के पहले क्या आया होगा 46, और 48 के बाद क्या आया होगा 50। ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझे? क्लियर है? आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया था कि बीच में 48 आएगा, तो 48 के पहले क्या आता है, क्योंकि सम संख्याएं बोली है ना, इवन नंबर्स बोला है, तो 48 के पहले 47 तो आता है, पर इवन नंबर कहां है, 46 आएगा। 48 के बाद 49 नहीं लेंगे, विषम संख्या हो गई, तो क्या आएगा 50। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? अब यही चीज किताबों में कैसे देते हैं? किताबों में कहेंगे कि माना एक नंबर x है, दूसरा नंबर आपका x+2 है, और तीसरा नंबर आपका x+4 है, और इन सब का एवरेज 48 है, और क्योंकि एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप करोगे 3x+6, ओके, 48 का ट्रिपल करोगे तो वो 144 आएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, 3x इज इक्वल टू 144 में से ये गया 138 आ गया, ओके। 3 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 और 6, 46। तो एक 46 से एक 48। इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना इतना सारा। ओके अनीता, क्यों नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है। गॉट इट? गुड। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इतना सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट लॉजिक लगाना है। ओके भाई, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। जल्दी से आंसर बताओ। आपको क्लास एंड होते ही जो आपने पढ़ा है जस्ट फॉर रिवीजन आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटा, हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना, जहां पे क्लास चल रही है वहीं पर। ओके चल, 5 लगातार विषम संख्या, ऑड नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव्स हैं, है ना, लगातार है, लगातार शब्द जरूरी है, और इनका एवरेज क्या है 25। तो आंसर तो दे ही दिया ना, 25 के पहले 23, 23 के पहले 21, इसके बाद 27, इसके बाद 29। ओके खत्म। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करिए जल्दी। ओके अब यहां पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में कर लो कि टोटल प्लेसेस कितने हैं, टोटल 6 प्लेस हैं। ओके, और आपको पता है
कि जब भी एक ज्यादा ले लिया कि मैंने 1 2 3 4 5 6, ओके, जब भी 6 नंबर्स होते हैं तो आपको पता है कि ये 3 एक तरफ हो जाएंगे, ये 3 एक तरफ हो जाएंगे, तो एवरेज आएगा इन दोनों के बीच वाला, है ना, ये चीज आपको पता है। तो अगर एवरेज 35 है मतलब 35 इन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर है, ओके, और क्योंकि संख्याएं सम हैं, संख्याएं इवन नंबर्स हैं, तो 35 के पहले यहां 34 आया होगा और यहां 36 आया होगा, तभी तो इन दोनों के मिड में 35 आएगा, यस और नो। सो 34 के पहले 32, 32 के पहले 30, 38 और 40। बताओ जल्दी से, समझ में आया? कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, राइट। समझ गए? तो अगर 6 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, 8 हो, तो उस केस में एवरेज मिड नंबर कभी नहीं आएगा, वो दो मिड नंबर्स के बीच वाला नंबर वो होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर भी जल्दी से बता दो। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है, वे संख्याएं ज्ञात करें। डन, सॉल्व हो गया। 1 2 3 4, क्योंकि 4 नंबर्स हैं तो एवरेज जस्ट ये आएगा, ये हो नहीं सकता, तो एक 19 रहा होगा और एक 21, एक 17 रहा होगा और एक 23। ये आपका आंसर आ गया। ओके है, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका ये वाला ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया आपके लिए, आगे बढ़ जाएंगे। चलो, अब यहां पे मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, ठीक है। आपको अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आएगा। डीआई में आपको ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी, इस चीज को सुनना, है ना। भले आपको करना आता हो, फिर भी आप एक बार देखना। आपसे कहा जाए 995, 996, 990, 990, 1 मैंने मिस कर दिया क्या? चलो 991 में यहां लिख देता हूं, ओके। और लास्ट क्या बचा? 998। इनका एवरेज बताना है, ठीक है। 90, 91, 96, 95 एंड 98, इनका बताना है एवरेज, कि इनका औसत क्या आएगा, इनका एवरेज क्या आएगा। फाइन, तो अब आपको क्या करना है, एक तरीका होता है कि सभी को प्लस करो और उसके बाद 5 नंबर्स हैं उससे डिवाइड करो। कभी मत करना ऐसे, कभी मत करना, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और ये आपको कहां काम आएगा? डेटा इंटरप्रिटेशन में। एवरेज में तो काम आएगा ही, डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आएगा आपको ये। ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, ठीक है। आप हमेशा देखोगे कि इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर है 990। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 990 से प्लस ही आएगा। हमारा जो एवरेज होगा वो 990 से कम नहीं हो सकता, 990 से ज्यादा ही आएगा। एवरेज वैसे भी इससे बड़ा ही होगा और इससे छोटा ही होगा, मतलब आंसर 990 प्लस ही होगा। अब कुछ मत करो, आप ये देखो कि सारे नंबर्स 990 से कितना ज्यादा है, 990 से कितना ज्यादा है। तो ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 6। और ये इससे कितना ज्यादा है? 8। सबको जोड़ दो, ओके। सो 5 + 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। मतलब हमारे पास 20 एक्स्ट्रा है, 20 ज्यादा है। इसको बांट दो सभी नंबर्स में, इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 से डिवाइड हुआ ये 4 बार, 4 और जोड़ दो, इनका एवरेज आएगा 994, ऑप्शन नंबर ए। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? आप ये देखो, और अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं और बता रहा हूं, सुन लो अच्छे से। आप हमेशा ये देखो कि आपके पास सबसे छोटा नंबर क्या है।
अल्टीमेटली आपने सब में कॉमन देखा कि सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में कॉमन क्या है 990, तो 990 तो भाई कॉमन निकल गया। अब कितना ज्यादा है, तो यहां 1 ज्यादा है, यहां 5 ज्यादा है, यहां 6 है, यहां 8 है। तो आपने सबको टोटल किया, जितने नंबर से उसमें डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका 994। क्लियर है? बताइए जल्दी से, समझ में आया? अच्छा लगा तरीका? हेल्पफुल रहेगा ये? यस, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको और थोड़ा सा समझा दूं। आपने क्या करा कि सबको ब्रेक किया 990 प्लस 1, ओके। इसको क्या लिखा 990 प्लस 5, ओके। इसको क्या लिखा 990 प्लस 6, ये तो खुद 990 है, ओके। और ये क्या हो गया आपका 990 प्लस 8। तो आपने देखा कि सब में 990 तो कॉमन है, तो एवरेज ये तो आएगा ही, ओके। और कितना एक्स्ट्रा था, तो वो 20 था, ये और पांचों नंबर्स में डिवाइड होगा तो 4 और बढ़ जाएगा, तो 990 प्लस 4, आंसर इज 994। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए। इसी तरीके से जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ। एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज में आपको कॉमन देखना होता है। आगे हम इस चीज को और डिस्कस करेंगे। ओके, ग्रेट। देखिए अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आपसे नंबर्स दिए गए हैं 121, 12108, फिर 12105, 12110 और 12111। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर देख लो। तो यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5, 8, 10, 11, सबसे छोटा नंबर ये वाला है। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 12105 प्लस आएगा, ओके। ये कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 7। फिर ये कितना ज्यादा है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 3 का। इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। और इनमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। जोड़ दो सबको, तो 7 प्लस 3 प्लस 5, 15 प्लस 6, इन सबका टोटल आया 21। और 5 जितने नंबर से डिवाइड सबसे होगा, पांचों से होगा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया 4.2। तो 4.2 इसमें और जोड़ दो, बस आपका आंसर आएगा 12109.2। ये आपका एवरेज है। अभी भी आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, समझ गए? एकदम सिंपल। राइट। अब ये आपको डीआई में कैसे काम आएगा, देखो क्या होता है डीआई में। क्या होगा, जैसे आपको कोई भी एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपसे बोलेंगे कि अलग अलग कंपनीज हैं, ये 2000 है, फिर 2001 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। और यहाँ पे आपको अलग दिए रहेंगे कि 5 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, कुछ भी। फिर आपसे बोलेंगे इस साल प्रोडक्शन यहाँ था, अगले साल यहाँ हो गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और आपसे बोलेंगे बताओ सभी साल में कंपनी का एवरेज क्या है। तो नंबर्स जब काफी क्लोज होते हैं ना, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो आपने देखा कि सबसे लोएस्ट क्या है और डिफरेंस क्या है, वहां पे आप आराम से लगा लोगे। सपोज ये कहा है 10, ये कहा है आपको 12, ठीक है, ये आपको कह दिया कुछ भी 8 या 100, 122, कुछ भी ऐसे नंबर्स हैं, तो आप बहुत जल्दी एवरेज निकाल पाओगे वहां पे। बाकी जब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर और बताएं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से।
बताइए भाई, जल्दी बताइए। यस भाई, आया आंसर? ओके, नहीं, पूजा अभी क्लास 1.5 आवर्स की होगी। नहीं आ रहा है? देखो, आप क्या करो, डायरेक्ट सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। चलो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, अदरवाइज डायरेक्ट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 789, 792, 788, 799, ओके, 787, 798, देन 791, 795 और 790 और 796। ओके, टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर्स हैं हमारे पास। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 90, 88, 88 से छोटा 87, 87 से छोटा तो कुछ नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर यहां पर है 787, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 787 प्लस आएगा। ओके, ये कितना ज्यादा है इससे देखना है, कितना ज्यादा है? 2। 787 से ये कितना ज्यादा है? 5। ये कितना ज्यादा है? 1। ये कितना ज्यादा है? 12। ये कितना ज्यादा है? 13, सॉरी, ये कितना हो गया? 12, वो हो गया आपका 11। फिर ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 4। फिर ये कितना ज्यादा हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ये कितना हो गया? 3। और ये कितना हो जाएगा आपका? 9। 9 होगा ना? यस। अब इन सबको जोड़ना है बस। ओके, सो कैसे करोगे आप? 9 और 1 हो गया आपका 10, ठीक है। और क्या हो गया? 8 और 2 भी कितना हो गया? 10, ठीक। फिर इसके बाद क्या करोगे? 11, 4 और 5, 5 4 9 और 11 कितना हो गया आपका? 20। और 12 और 3 कितना हो गया? 15, है ना? सबको जोड़ दो। 20 30 40 और 20 30 40 50 55, टोटल 55। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। तो 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5.5। 787 में 5.5 जोड़ोगे 792.5। यही आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, 792.5। हाँ, देखो लेखराज, आप लेने को कोई भी नंबर ले सकते हो। सबसे छोटा नंबर लोगे तो सारे प्लस में रहेंगे। अगर आपने और कोई नंबर ले लिया तो फिर कुछ नंबर्स प्लस होंगे, कुछ नंबर माइनस होंगे, आंसर तब भी आएगा। करेक्ट करेक्ट, राम ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा 792.5। ओके, अब तो समझ गए सब लोग अच्छे से? बारह नहीं आएगा मतलब आकांक्षा, कहां पे 12 नहीं आएगा? 12 आएगा ना? करेक्ट है, जल्दी से बता दो। मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या? भाई एक आपका 2 ज्यादा है, एक 5 है, एक 1 है, फिर एक 12 आएगा। करेक्ट है। एक 11 है, एक 4 है, एक 8 है, सब तो सही है, सारे करेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे भाई। अब इसके बाद टाइप चेंज करते हैं। टाइप नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है और टाइप नंबर 2 है, ठीक है। करें, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा अच्छे से एक बार।
क्वेश्चन को पढ़िए भाई, जल्दी से सब लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है? एवरेज एज ऑफ 13 चिल्ड्रन इज 19 ईयर्स। इफ द एज ऑफ अ टीचर इज एडेड, द एवरेज एज ऑफ इंक्रीजेस बाय 1 ईयर। व्हाट इज द टीचर्स एज? ठीक है, देखो पहला इसका वो तरीका, ओल्ड वाला तरीका बताऊं जिससे हम सब लोग इसको करते हैं और जिससे नहीं करना है आपको। पर इससे सब लोग कैसे करते हैं कि 13 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज है 19, तो 13 इंटू 19 करेंगे, तो 13 और 19 का मल्टीप्लाई किया तो 19 का 3 गुना क्या होता है? 57, कैरी हो गया 5, 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 24, 247। ओके, जब एक टीचर आ जाते हैं तो टीचर आ जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा? 14, और एवरेज 1 बढ़ जाएगा। एवरेज 1 बढ़ जाएगा मतलब 20 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 280। तो 280 में से 247 आपने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। क्या ये होगी टीचर्स की एज? ठीक है, ओके, आंसर आ गया है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसा आज के बाद कभी मत करना। ठीक है, अगर ऐसा आपने किया तो गलत बात हो जाएगी। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है कि इससे भी अच्छी ट्रिक इस दुनिया में खोजी जा चुकी है ना। सो मैं आपको एक बहुत बेस्ट मेथड बताता हूं, लॉजिक बताता हूं, बहुत दमदार, सुनना ध्यान से। ठीक है, जब 13 बच्चे थे तो एवरेज एज कितना था? 19 ईयर्स था। और जब एक टीचर आ गए तो टोटल 14 पर्सन हो गए और एवरेज कितना हो गया? 20 हो गया। अब मेरी एक बात गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 5 सेकेंड में इसका आंसर आप लाओगे अगर बात को समझोगे तो। जब 13 बच्चे थे तो एवरेज 19 था, और जब टीचर आ गए तो एवरेज 20 हो गया। देखो एवरेज, पहला मेरा सवाल है कि एवरेज क्यों बढ़ा? एवरेज एज इसलिए बढ़ी क्योंकि टीचर की एज ज्यादा है। भाई जब बच्चे थे तो एवरेज 19 था, अब वही बच्चे जो हैं एवरेज में 20 काउंट होने लगे, पर बच्चे तो वही के वही हैं, उनकी एज तो वही है। एवरेज एज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टीचर की एज ज्यादा है। ओके, आप खुद सोचो कि सपोज एक क्लास में सब बराबर के बच्चे बैठे और 4-5 बुजुर्ग लोग उनके साथ जुड़ जाएं, तो उनका एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो आपको यह लॉजिक लगाना था कि टीचर के आने के कारण हर बच्चे की एवरेज एज कितनी बढ़ गई? 1। ओके, और हर बच्चे की एज अगर 1 बढ़ी है तो टोटल बच्चे कितने हैं? 13। सो 13 बच्चों की एज 1-1 बढ़ गई, तो आपको बस इसमें 13 प्लस करना था, मतलब टीचर की एज कितनी है? 33 इयर्स। ये आपका आंसर है। समझे या नहीं समझे? फिर से बता रहा हूं, सुनो। टीचर के आने से हर बच्चे की एज 1 साल बढ़ गई, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 13। तो 13 बच्चों की उम्र अगर 1-1 साल बढ़ेगी तो टोटल एज कितनी बढ़ जाएगी? 13 बढ़ जाएगी। हाँ या ना? तो टीचर की एज 20 तो है, लेकिन ये 13 जो बच्चों की उम्र बढ़ाई ये भी उसी की है, तो उसी को वापस करो तो पता चला कि टीचर की एज कितनी है? 33 इयर्स है। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताओ। समझ में आया तो एक अच्छा सा यस लिख दो, नहीं समझ में आया तो भी आप नो लिख सकते हो। और एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत सारा इसमें चीजें हैं। ठीक है, देखो आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, शायद उससे समझ में आए। 20 बच्चों का एवरेज मैंने मान लिया 15 है, और एक टीचर के आने के कारण एवरेज कितना हो गया? 16। तो मैंने देखा कि हर बच्चे की उम्र 1 साल बढ़ गई। किसके कारण? इस टीचर के कारण। तो हर बच्चे की एज 1 साल बढ़ी, तो कितने बच्चों पे असर पड़ा? 20 बच्चों पे। तो आपको इसमें 20 जोड़ना है, मतलब जो टीचर आया वो कितने साल का? 36 साल का। अब समझ में आया? ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें क्या है, डिफरेंस अगर जितना भी हो, जैसे मैं आपको और एक चीज बताता हूं, मान लो अगर यहां पे डिफरेंस 22 ऐसा हो जाता कि पहले 13 बच्चे थे, उनकी एज 19 थी, टीचर के आने के कारण एवरेज जो एज है वो 22 हो गई, तो आपने देखा कि हर बच्चे की उम्र कितनी बढ़ गई? 3। और कितने बच्चों पे असर पड़ा? 13 बच्चों पे। 13 3 39, मतलब जो टीचर आया है वो कितने ईयर्स का है? वो 51 ईयर्स का है। अब समझ में आया?
अब तो समझ गए, क्लियर है। तो आपको बस ये देखना है, देखो एवरेज बढ़ेगा भी कम भी होगा, इसमें 8 कंडीशंस होती है। एवरेज बढ़ भी सकता है, एवरेज कम भी हो सकता है, लोग आ भी सकते हैं, लोग जा भी सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा, आराम आराम से समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। क्लियर है, ओके है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर बताओ। ये 12 है ना, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 12 है, इंग्लिश में करेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ओके आगे आंसर। ठीक है, देखो आपसे कहा है कि 12 बच्चों की एवरेज एज है 20 और एक टीचर आ जाए, तो टीचर आने पे लोग कितने हो जाएंगे 13, लेकिन एवरेज एज 2 इयर्स बढ़ गई। तो आपको पता है कि हर बच्चे की एज 2 बढ़ी, कितने बच्चों पे असर पड़ा 12 पे, तो केवल 24 प्लस करना है, आपको पता चल गया टीचर की एज कितनी है 46। वेरी गुड, ओके एकदम आसान, एकदम सिंपल, और ये अपना आंसर आ जाएगा 46। राइट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी आंसर बताइए इसका। सरोज आपका कमेंट मिल रहा है। देखिए कई बार आपके कमेंट्स कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कमेंट आपका सेंड हो जाता है, शायद आपको ना दिखे, बाकी यहां पे सारे कमेंट्स आते हैं, और कभी कभी आपको कमेंट डबल भी शो होंगे, लेकिन हमारे पास वो एक ही बार शो होता है। तो आप तो कमेंट लिख दिया करो, वो यहां दिख जाएगा, बार बार आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है उसको। चलिए आया आंसर। 15 बच्चों की एवरेज एज है 25 और एक बच्चा और आ जाए, मतलब कितने लोग हो जाएं 16, तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है भाई, है ना। देखो 1 वर्ष कम हो गई, मतलब कितनी हो गई 24। अब यहां पे ये देखो कि उस बच्चे के आने के कारण एवरेज 1 साल कम हो गई, मतलब उसने कितने बच्चों पे असर डाला 15 बच्चों पे, तो इस बार -15 होगा, मतलब जो बच्चा आया वो कितने साल का है 9 साल का है। किसी के आने से एवरेज बढ़ा तो प्लस, किसी के जाने से एवरेज कम हुआ तो माइनस, सभी का एक कम हुआ तो सभी का एक कम हुआ, तो 15 बच्चों का टोटल 15 ये लेकर चला गया, मतलब जो आया वो कितने साल का है 9 साल का। वेल डन, समझ गए। आप खुद समझने लगोगे लॉजिक कैसे लगाना है, और थोड़ा सा खुद सोचो, आप खुद सोचो कि किसी एक व्यक्ति के ज्वाइन करने से एवरेज कम क्यों हो रहा है, जबकि कोई आएगा तो एवरेज तो बढ़ना चाहिए, पर उसके आने से एवरेज कम हो रहा है, मतलब जो आया है वो कम उम्र का है ना। अगर बड़े बड़े लोग बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे 4-5 उसमें जोड़ दें तो एवरेज उनके आने से गिर जाएगा, है ना। तो उस बच्चे के आने से एवरेज कम हो रहा है, तो आपको देखकर ही समझ जाना था कि आंसर छोटा आने वाला है, क्योंकि जो बच्चा आया है वो छोटा बच्चा आया है। क्लियर है, ठीक है, ये वर्ष है ना। चलो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट। चलो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है, कल फिर आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारा पढ़ना है, पर आज के लिए इतना काफी है। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐप से जुड़ी हुई 1-2 छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उसके बाद आज की अपनी क्लास को एंड करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, 11 बच्चों का औसत वजन है 45 किलो। जब एक बच्चा आ जाता है, एक और आया, तो उसके आने से एवरेज 2 किलो कम हो गया, मतलब कितना कम हो गया 43। तो उसके आने से 2 किलो कम हुआ, तो उसका असर 11 बच्चों पे पड़ा, तो आपको 22 कम करना है। ओके,
तो अगर आप 22 कम करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये भी आपका कितना आ जाएगा 2। मतलब जो नया बच्चा आया उसका वजन कितना होगा 21 kg, 21 किलो। वेरी गुड, क्लियर है। तो एक बार जल्दी से बता दो, आज जितना भी पढ़ा ये अच्छे से समझ में आया सभी को या नहीं आया? कैसा लगा आज? कुछ अलग लगा? कुछ महसूस अच्छा कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि हम अब सीख सकते हैं? और अभी कंडीशंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी अब इनको कल देखेंगे। अभी थोड़ा सा आज के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है ना। 1-2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ओके, बड़ा सा यस। ओके भाभिन, बहुत अच्छा लगा, ऑसम क्लास लगी, थैंक यू पूजा, अच्छे से समझ में आया, गुड गुड, पहली बार पढ़ा और समझ आ गया। ओके प्रणय, काफी मजा आया, बहुत मजा। अब रेशो में आपको लॉन्ग मेथड से पढ़ाऊंगा ही नहीं, विदाउट एक्स पढ़ाऊंगा, और इवन हर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ओके बिल्कुल राम, ऐसे ही समझ में आएगा। बहुत क्वेश्चंस करेंगे, मत चिंता करो, आज पहला दिन है, अभी रुको। तो जो पेड कोर्स के दूसरे बच्चे हैं उनसे पूछना, कई सारे बच्चे इसमें हैं, उनसे पूछना कि जो दूसरी क्लास चलती है उसमें वो थक जाते हैं। मैं नहीं थकता कभी। नोट्स आपको निकिता, इनका जो हमने अभी पढ़ा है ये जस्ट आपको अभी मिल जाएगा। ओके गुड भाई, अच्छा फील हो रहा है। ओके चलो, अब देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। कई बच्चे जो हैं कल से कंफ्यूज होने वाले हैं, वो ये पूछने वाले हैं कि सर पुरानी क्लासेस कहां गई। तो आप जब ऐप ओपन करोगे तो आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक तो आपको दिखेगा माय कोर्सेज और एक आपको दिखेगा लाइव क्लासेस, है ना। मेरे पास फिलहाल उसकी फोटो नहीं है, कल मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप उसमें क्या बात करना, क्या उसमें देखोगे वो देखना। देखो आप एक बात समझना कि जो आपका माय कोर्सेज रहेगा, आपको जो भी क्लासेस हो चुकी होंगी वो आपको हमेशा माय कोर्सेज में मिलेंगी, है ना। और लाइव क्लास में केवल आपको वही क्लास दिखाएगा जो क्लास आने वाली है, या जो 1 या 2 क्लास हो गई है। जैसे मान लो जब 10 क्लास हो जाएंगी तो आपको लाइव क्लास में सारी क्लासेस नहीं मिलेंगी, लाइव क्लास बस वो दिखाएगा जो क्लासेस आने वाली हैं। और जो क्लासेस हो चुकी हैं वो लाइव से उठ के किस में चली जाती है, माय कोर्सेज में। तो माय कोर्सेज के अंदर जाओगे तो आपको IBPS RRB वाला कोर्स दिखेगा, है ना। और कहीं भी आपको अगर रिफ्रेश का बटन दिख जाए तो आप ऐप को रिफ्रेश करते रहना, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने नोट्स डाले तो नोट्स आपको दिखेंगे नहीं जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे। तो आप ऐप को रिफ्रेश करते रहना। तो आप माय कोर्सेज में जाओगे, रिफ्रेश करना, आपको IBPS RRB कोर्स दिखाई देगा। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको मैथ्स और रीजनिंग दिखाई देने लगेगा। ओके, तो मैथ्स की जो अपनी क्लास हो चुकी है वो इसके अंदर जा चुकी है। यहां भी जब आप अंदर जाओगे तो ऊपर रिफ्रेश दिखेगा। अभी आधे घंटे बाद ये नोट्स उसमें डल जाएंगे, तो आप रिफ्रेश करना, नोट्स आपको मिलेंगे। तो जितनी क्लासेस पुरानी होती जाएंगी वो सब माय कोर्सेस के अंदर आपका जो कोर्स है उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको वो मिलेंगी। नोट्स भी आपको यहीं मिलेंगे, क्विज भी यहीं मिलेंगे, शीट्स भी यहीं मिलेंगी, सॉल्यूशन, हर चीज आपको माय कोर्सेस के अंदर मिलेगी। लाइव क्लासेस में बस वही क्लास दिखेगी जो आने वाली है। समझ गए बात इतनी? मॉक टेस्ट शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कल से भी हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, बस रिफ्रेश करते रहना। बार बार मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूं, है ना। कभी भी आप चेक करो तो पहले रिफ्रेश कर लिया करो। इसके अलावा आपको अगर किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल आईडी रखिए support@winnersinstitute.in। ऐप में भी आपको मिल जाएगी है और हर जगह लिखी हुई है। तो आप यहां पर अपना मेल कर देना अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो कॉल्स कम करना, क्योंकि कॉल्स बहुत आते हैं दिन भर में और रिस्पांस कई बार नहीं मिल पाता है। तो आप मेल करेंगे, यहां पे आपको मिलेगा। और अगर इस पर मेल करने के बाद थोड़ा सा वेट करो, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे बताओ, है ना। तो मैं आपको मिलूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे।
आपको पता ही है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। आदित्य पटेल विनर्स आप सर्च करेंगे, मेरी आईडी मिल जाएगी, आप वहां पे मुझे बताना, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवा दूंगा। पर पहले यहां मेल करना, पहले मैं चेक करवाऊंगा कि आपने प्रॉब्लम भेजी भी कि नहीं। कई बच्चे क्या है, कुछ भी होता है मुझे ही भेज देते हैं सीधा, तो आप पहले यहां भेजा करो, क्योंकि मैं दिन भर और भी काम होते हैं मेरे पास, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर है ये वाला, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पर ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेल, दूसरा ऑप्शन है मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, जैसे कभी आपसे बोला जाता है कि कोई फोटो खींच के भेज दो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो बना के भेज दो, तो वो आपको यहां व्हाट्सएप करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके। पर इसकी जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, मैक्सिमम काम आपका इससे और इस ऑप्शन से हो जाएगा, ओके। रही बात अपनी, इसके बाद बात है शेड्यूल की, तो आपकी सुबह 9 से 10:30 बजे तक रीजनिंग की क्लास रहेगी जो आज का शेड्यूल था, और 10:30 से 12 बजे तक अपनी मैथ्स की क्लास रहेगी, ठीक है। ये शेड्यूल अभी चलेगा कुछ दिनों तक। इसके बाद फिर अभी फिलहाल कुछ दिन तक संडे क्लासेस नहीं रखेंगे, कुछ दिन बाद आपकी संडे, मंडे टू संडे सारे 7 दिन क्लासेस आपकी हो जाएंगी। हाँ कुछ हाँ कर रहे हैं हम और ई बुक्स पे काम, जैसे ही आएंगे आपको बताएंगे, टाइमिंग यही रहेगी डेली। हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो फिर आपके पास ऑप्शन है मेल। हाँ एफबी पे आप मुझे मैसेज करना, बिल्कुल। आकांक्षा फॉर्म भरो, मेरा सबको सजेशन है आप पीओ क्लर्क सभी के फॉर्म भरो, है ना। फॉर्म भरने में कंजूसी मत करो, वो पैसा और कहीं बचा लेना, पर फॉर्म भरने में कभी कंजूसी नहीं करना, फॉर्म हमेशा भरो। आप दोनों फॉर्म भरो, और अगर एकदम फ्रेशर हैं, दोनों नहीं भरना है तो फिर क्लर्क भरो, पर मेरा सजेशन है कि दोनों फॉर्म भरो। जितने एग्जाम्स दोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। ओके तृप्ति, देखो डाउट्स के लिए हम कुछ सेशन रखेंगे, पर डाउट के लिए मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है, टेलीग्राम पे आप जाओगे और टेलीग्राम पे आप सर्च करना विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली आप खुद सोचो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, हजारों बच्चे हैं, और अगर एक बच्चा रोज एक डाउट भी पूछेगा तो हमारा पूरा 24 घंटे भी कम होंगे डाउट बताने के लिए, तो डाउट्स एक एक का बताना पॉसिबल नहीं है। डाउट सेशन हम रखेंगे, पर इसलिए हमने एक डाउट बनाया क्योंकि आपके लगभग 80% डाउट इजी होते हैं, आप कहीं फंस रहे होते हो जो कोई भी आपको बता सकता है। तो विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप हमने बनाया है, टेलीग्राम पे जाओ, इसको सर्च करो और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है उस पर पोस्ट करो, आपको वहां पे जो ऑलरेडी जिन बच्चों का कोर्स हो चुका है या जो ऑलरेडी जिनका मैथ्स अच्छा है वो आपको रिप्लाई करेंगे, और आपको लगता है कि हाँ हमारा मैथ्स अच्छा है और अच्छा करना है तो लोगों के डाउट सॉल्व करो। डाउट सॉल्व करने से आपको नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं, और अगर मेरी इस बात पे भरोसा ना हो तो आप 1-2 दिन करके देख लो। आप इस ग्रुप में जो डाउट पोस्ट होते हैं उनको देखना, आपको लगेगा यार बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं डाउट के लिए, तो आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए हमने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि सब लोग एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करें, तो इसलिए इसको ज्वाइन करो, और अपने जो कॉमन डाउट्स हैं वो आप यहां पे पोस्ट करो, यहां पे आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। सिलेबस एग्जाम तक हो जाएगा। ओके चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आई थिंक सारी चीजें आज क्लियर है, आज के लिए इतना डोज काफी है, और बाकी इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, ओके। टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेगा आपको, ये टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे जाओ, विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लो, है ना। ऑलरेडी सिंसियर जितने बच्चे हैं वो इसमें हैं। ओके चलो, होमवर्क चाहिए तो ये वाला ले लो, आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, मैं आपको अभी जो आपको मिलेगा उसमें भेज दूंगा। ये आपको अच्छा होमवर्क दूं क्या? ये वाला होमवर्क है ना, आपको अभी जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये वाला होमवर्क आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करना। ओके चलिए भाई, सो मिलते हैं कल
ध्यान रखिए अपना सभी लोग। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।